इसमें हम बात करेंगे हमारे भारत के बजटीय इतिहास की। भारत के बजटीय इतिहास। बजटीय इतिहास का मतलब है कि भारत में जो बजट है वो कब और किसके द्वारा पहली बार लाया गया, भारत में बजट का इतिहास कितना पुराना है। बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पर। बजट में समय समय पर जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, खासतौर से एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से हमारी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर जो कि मैंने डे 1 बताया था कि बजट फ्रेंच वर्ड बूजे का या बूजट का रूपांतरण है। और बूजट का मतलब होता था या बूजे का मतलब होता था चमड़े का, लेदर का थैला या बैग। ठीक है, इसके अलावा 1733 ईस्वी में इंग्लैंड में बजट को जादू का पिटारा कहा गया। तो बजट के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया गया, जादू का पिटारा। जादू का पिटारा इसे क्यों कहा गया? देखिए, इसे चमड़े का बैग क्यों कहा गया वो तो एक फैक्ट है उसके साथ कि जो सरकार की अपने आय व्यय संबंधी दस्तावेज थे वे जिस थैले में रख करके लाए गए वो चमड़े का था, तो उसे बूजट और बाद में इसको फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बजट कहा गया। लेकिन जादू का पिटारा इंग्लैंड में सबसे पहले इसको कहा गया 1733 ईस्वी में। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में बजट के माध्यम से सरकार, मतलब उसमें क्या छुपा है, सस्पिशियस होता है ना, इसमें ऐसा क्या छुपा है सरकार के बजट में, सबको जानने की इच्छा होती है। मार्केट अलग जानना चाहता है, संस्थाएं, प्राइवेट सेक्टर, आम आदमी जानना चाहता है कि इसमें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। तो इसलिए एक जादू के पिटारे की तरह उसकी तरफ लोगों का आकर्षण होता है। और उसके साथ ही जब उसको खोलती है सरकार, उस बैग को या बजट को रखा जाता है पटल पर, तो वहां पर सरकार जो जो प्रावधान है बजट के माध्यम से जब उनको सुनाया जाता है पढ़ करके, तो हर कोई वर्ग जो है वो ये जानने की कोशिश करता है हमारे लिए क्या है। तो इसलिए इसको जादू के पिटारे का नाम दिया गया। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो 1860 ईस्वी में पहली बार 1860 ईस्वी में पहली बार भारत का बजट प्रस्तुत किया गया। भारत का बजट, लेकिन ये कौन सा भारत था? ब्रिटिश भारत। ये ब्रिटिश भारत था। और यह बजट प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? जेम्स विलियम्स। ठीक है, कौन था? जेम्स विलियम्स। और ये जेम्स विलियम्स कौन था? ये जेम्स विलियम्स उस समय जो गवर्नर थे उनका नाम था, जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड केनिंग। और लॉर्ड केनिंग की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसके सदस्य थे ये जेम्स विलियम्स। ठीक है, यानी कि वायसराय लॉर्ड केनिंग के समय में भारत में पहली बार भारत के लिए बजट प्रस्तुत किया गया, भले ही यह बजट ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, तो जेम्स विलियम्स को भारत के बजट का क्या कहा जाता है? पितामह या पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये द फादर ऑफ इंडियन बजटिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में बजट के पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 1947 ईस्वी में भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम द्वारा प्रस्तुत किया गया। आर के षणमुखम द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 1950 में देश क्या हुआ? गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ। तो 1950 में गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये इस समय देश के वित्त मंत्री थे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि बजट बनाने से लेकर के बजट को प्रस्तुत करना और उसे अंतिम रूप देना, यह किसका कार्य है? वित्त मंत्रालय का। ठीक है, ये समस्त कार्य बजट संबंधी जितनी भी तैयारियां हैं और बजट तैयार करने से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, जिसके लिए अलग अलग विभाग उसमें बने हुए हैं। और वित्त मंत्रालय को इस क्षेत्र में
सहायता देने के लिए अलग अलग विभाग हैं, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है, वो उन्हें बताता है कितना कलेक्शन टैक्स से हुआ है। ये सारी जानकारियां वित्त मंत्रालय को अलग अलग विभागों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जब देश के वित्त मंत्री सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख जब देश के वित्त मंत्री थे, उस समय इन्होंने ये कहा कि उस समय बजट अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत होता था, अंग्रेजी भाषा में पूरा उसका प्रकाशन होता था, जबकि समाज की एक बड़ी आम जनसंख्या जो गांव से और छोटे गांव कस्बों से बिलोंग करती थी, उसको अंग्रेजी की समझ ही नहीं थी। और बजट तो जनता के लिए बनाया जाता है, तो जनता बजट को कैसे समझेगी, इस तरफ जब ध्यान रख दिया गया तो इसी समय 1955-56 में बजट को हिंदी भाषा में भी प्रकाशित किया गया। तो 1955-56 का जो 1955-1956 का जो बजट था, पहली बार इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ये प्रकाशित किया गया। तो इस तरह से आम आदमी इस बजट से जुड़ा। दूर दराज बैठे व्यक्ति को भी न्यूज़पेपर के माध्यम से यह पता चला कि बजट में उनके लिए क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो बजट था, इसका जो समय था 1999 तक बजट प्रस्तुतिकरण का समय कब होता था? शाम को 5 से 5:30 के बीच में संसद में बजट पेश किया जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश परंपरा थी। ब्रिटिश परंपरा का पालन करते हुए भारत के हिसाब से, वहां के टाइम के हिसाब से बजट जो पहले प्रस्तुत किया जाता था उसी समय पर, लेकिन देश आजाद हुआ तो हमारे भारतीय हिसाब से बजट पेश होना चाहिए। तो ऐसा पहली बार जो किया गया, उस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के कार्यकाल में 1999 से बजट प्रस्तुत करने का समय बदल दिया गया और यह कर दिया गया शाम के 5 बजे से सुबह के 11 बजे। इस समय बजट सुबह को 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ। इसके अलावा बजट का जो इतिहास है भारत के संदर्भ में, इसमें हम और क्या बता सकते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं भारत के जिन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों पदों को सुशोभित किया है, या दोनों पद उन्होंने धारण किए हैं? आप जानते हैं ऐसे किसी प्रधानमंत्री का नाम जो वित्त मंत्री भी रह चुका हो? हाँ बताइए। गुड। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी वित्त मंत्री कब रही? डॉक्टर मनमोहन सिंह। गुड, 4 हो गए। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 नाम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री पद पर रहे, बाद में वित्त मंत्री। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि 3 नाम हैं इनमें ऐसे जो कि जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही बजट प्रस्तुत किया, क्योंकि उस समय इनके पास वित्त मंत्रालय का भार भी था। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले सकता है अपने पास, समझ रहे हैं ना? जैसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री राज्य का वित्त मंत्री भी हो सकता है, अगर कोई योग्य मंत्री नहीं मिला तो वो अपने पास ही रख लेते हैं उसकी जिम्मेदारी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी बजट प्रस्तुत किया है, वे कौन थे? प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नहीं, वो तो प्रधानमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे, अलग अलग। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं इसमें जिसमें आप बता रही हैं, लेकिन उनसे भी पहले इंदिरा गांधी और उनसे भी पहले जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ही बजट प्रस्तुत किया। और मनमोहन का नाम दोनों जगह आता है, ये वित्त मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, और प्रधानमंत्री रहते हुए बजट भी इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैक्ट यहां पर हैं जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 1924 से लेकर के 2017-18 तक भारत में रेल बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था और सामान्य बजट अलग, यानी कि रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। आप पुरानी घटनाओं में सुनते होंगे कि रेल मंत्री ने रेल बजट प्रस्तुत किया, लेकिन अब नहीं सुनते क्योंकि अब रेल बजट सामान्य बजट में मिला दिया गया है। तो 1924 में
रेल बजट और सामान्य बजट को जो अलग किया गया वो उसकी सिफारिश की थी एक वर्थ कमेटी ने। ठीक है, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में पहली बार रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग किया गया। लेकिन 2017-18 में एक दूसरी कमेटी की सिफारिश जिसका नाम था विजय केलकर, ठीक है, क्या नाम था कमेटी का? विजय केलकर। तो इस विजय केलकर समिति के सिफारिश पर क्या किया गया? इन दोनों बजट को फिर से मिला दिया गया और ये काम कब हुआ है? 2017-18 के बजट में, है ना। कितनी इंपॉर्टेंट बात पूछा जाएगा ये। तो विजय केलकर ने ये कहा कि दोनों बजट को पुनः आपस में मिला देना चाहिए। अंग्रेजों के समय में इसे अलग करने का कारण क्या रहा होगा कि रेल बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग था और ब्रिटिश कालीन भारत में रेलवे का जो योगदान था, आप समझ सकते हैं अंग्रेजों ने रेलवे में बड़ा भारी निवेश किया था, क्योंकि रेलवे उनके जो व्यापार था, आयात निर्यात था, उसका एक बैकबोन था, स्ट्रक्चर पूरा था। रेलवे के माध्यम से ही ये जो है अपने कच्चे माल भारत से बाहर ले जाते थे और निर्मित माल भारत में लेकर के तो बंदरगाहों को खेतों से जोड़ने के लिए भारत में ब्रिटिशर्स ने रेलवे का विकास किया। तो एक बड़ा रेलवे का स्ट्रक्चर तैयार किया था अंग्रेजों ने भारत में। आज भी हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा स्थापित कुछ ढांचा अभी बचा हुआ है रेलवे में, जो हम देखते हैं, है ना, पुराना जो है। अब तो खैर बहुत ज्यादा नया कर दिया गया है उसको रिपेयर। तो अंग्रेजों ने रेलवे विभाग को जबरदस्त महत्व देते हुए इसके लिए अलग बजट बनाया ताकि उस पर पूरा ध्यान दिया जा सके। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग बजट प्रस्तुत करने से समय और धन दोनों अलग से खर्च करना पड़ता है, तो इसको फिर से मिला दिया गया। ठीक है, एक काम और किया गया 2017-18 से ही। वो काम क्या था कि अभी तक, यानी कि इससे पहले तक बजट जो है वो फरवरी के अंतिम दिन में पेश किया जाता था। 27 को या 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। कहां? संसद में, लोकसभा में। लेकिन इसका समय बदल के 1 फरवरी कर दिया गया। अभी देखो 2 दिन पहले बजट प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी को, है ना। तो ये 1 फरवरी वाली तारीख कब से शुरू हुई है? 2017-18 के बजट में समय भी बदल दिया गया। इसका क्या लाभ होगा? जो परिवर्तन किए जा रहे हैं इसका कोई मतलब होगा ना, बिना मतलब के तो परिवर्तन हो नहीं रहे ना। क्या मतलब था, क्यों किया गया ऐसा? ताकि बजट पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय मिल सके, है ना। अगर बजट फरवरी के अंतिम कार्य में दिवस में लोकसभा में लाया जाएगा तो केवल मार्च का महीना मिलेगा, बस 31 दिन में बजट पारित हो जाएंगे और उसके बाद फिर 1 अप्रैल जो है नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन अब 28 दिन और मिल जाते हैं, है ना। तो बजट पारित करने का जो समय है उसका अंतराल बढ़ जाता है। ये एक लाभ हुआ है बजट के संदर्भ में। तो वर्तमान में बजट जो है 1 फरवरी को पारित किया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे संविधान में बजट को अनुच्छेद 112 के तहत इसकी व्याख्या की गई है। आपने ये सारी चीजें नोट नहीं की हैं जो मैंने अभी बताई, जितनी बातें, कुछ तो इसमें मिस हो गई है ना। नोट नहीं की हैं क्या? करवा दें? हाँ, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है। हम सामने थे तो बोल देना था। चलो, जो जिन्होंने नहीं नोट किया है नोट कर लें। फैक्ट है, कुछ एक तो पहले ही नोट कर, बाकियों ने किया है? किसी ने किया है नोट? मतलब मुझे लिखवाना पड़ेगा इसलिए पूछा जा रहा है, लिखवाना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते, पहले ये इसका जो फैक्ट है उसको थोड़ा डिस्कस कर लें, उसके बाद लिखवाएं। लेकिन फिर आगे बढ़ जाओगे। चलो लिख लो, गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का। बजटीय इतिहास, भारत के बजटीय इतिहास में पहला पॉइंट नोट करिए। 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने भारत का प्रथम बजट लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में प्रस्तुत किया। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में प्रस्तुत किया। अतः जेम्स विल्सन को भारत के बजट का जन्मदाता कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारत के बजट का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है इसका,
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 1947 में, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 1947 में वित्त मंत्री आर के षणमुखम द्वारा, वित्त मंत्री आर के षणमुखम द्वारा, जबकि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, जबकि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख के प्रयास से, सीडी देशमुख के प्रयास से 1955-56 में, सीडी देशमुख के प्रयास से 1955-56 में बजट का प्रकाशन हिंदी भाषा में भी किया जाने लगा। बजट का प्रकाशन हिंदी भाषा में भी किया जाने लगा, किया जाने लगा। अगला पॉइंट नोट कीजिए, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य किया, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य किया, डैश करके उनके नाम लिखो, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूरा नाम है इनका, बीपी सिंह, और चौथा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, हो गए, कितने नाम हैं? 4, है ना। अगला फैक्ट नोट करिए, अगला पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत किया, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत किया, बजट प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा बजट प्रस्तुतिकरण का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किया गया, शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किया गया, सुबह 11 बजे किया गया। नेक्स्ट, 1924 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर, 1924 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट एवं सामान्य बजट को अलग किया गया, रेल बजट एवं सामान्य बजट को अलग अलग किया गया, अलग किया गया। जबकि 2017-18 में, जबकि 2017-18 में विजय केलकर कमेटी की सिफारिश पर, जबकि 2017-18 में विजय केलकर कमेटी की सिफारिश पर इसे पुनः मिला दिया गया, इसे पुनः मिला दिया गया। क्या बात है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। आज शाम को हम बिना चाय पिए घर से चले आए। थैंक यू, आदत हो गई है। पुनः मिला दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में
वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट का उल्लेख किया गया है। लास्ट पॉइंट लिखिए, बजट संबंधी संपूर्ण दायित्व, बजट संबंधी संपूर्ण दायित्व वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण पॉइंट भारतीय इतिहास, बजट के इतिहास के संदर्भ में समझ में आ गए सबको। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं बजट के, और वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें हम इसको कह सकते हैं कि जो संवैधानिक कोष हैं हमारे, संवैधानिक कोष यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंड। कोष क्या होता है? कोष का संबंध, फंड का संबंध किससे है? धन से। तो ये संवैधानिक फंड किससे संबंधित है? बजट से संबंधित। ठीक है, तो बजट संबंधी संवैधानिक कोष या कॉन्स्टिट्यूशनल फंड पर हम लोग बात यहां पर करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सरकार को जो ये पैसे मिल रहे हैं उसको कहां रखा जाता है और सरकार उसको कैसे खर्च करती है, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, जैसे आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, अलग अलग फंड में रखते हैं और उनसे पैसे निकालने की अलग अलग विधियां हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही सरकार भी अपना प्रबंधन करती है धन को रखने का। तो सरकार कैसे और कहां ये धन रखती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो बजट से संबंधी जो हमारे फंड हैं या कोष हैं, उनमें पहला जो नाम है वो है संचित निधि का। और क्योंकि ये संवैधानिक है, संवैधानिक नाम लगा है, इसका मतलब क्या है? संविधान में इनका वर्णन है। ठीक है, और संविधान में जिन चीजों का वर्णन होता है उसका किसी न किसी अनुच्छेद में होता है। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन किया गया है। तो जिस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन किया गया है वो क्या है? याद है किसी को? आर्टिकल 266 ए। ठीक है, अनुच्छेद 266 ए में संचित निधि का वर्णन किया गया है, कंसोलिडेटेड फंड। अब ये संचित निधि क्या है और इसमें कैसे पैसे निकाले जाते हैं या कौन सा पैसा इसमें जमा किया जाता है, इसके बारे में अभी हम डिटेल्स बताने वाले हैं। पहले इन सबके अनुच्छेद आपको बता दें। आकस्मिक निधि का वर्णन जो है वो आर्टिकल 267 में किया गया है और लोक लेखा निधि की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 266 बी या 2 में किया गया है। तो ये जो संचित निधि है इसके बारे में थोड़ा, एक बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसे भारत की संचित निधि का रखवाला कहा जाता है। तो संचित निधि को पहले समझते हैं ये क्या है। देखिए, सरकार को जो इनकम हो रही है, हमने बजट में देखा सरकार की आय के तमाम स्रोत थे, राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो राजस्व और पूंजीगत आय में से, खासतौर से पूंजीगत आय में से कुछ आय को छोड़कर समस्त आय इस संचित निधि में जमा की जाती है। तो महत्वपूर्ण वो है जो छोड़ दी जाती है, क्योंकि हमें ये जानना है कि वो कहां जमा की जाती है। तो किसको छोड़ा जाता है जिसको इसमें जमा नहीं किया जाता? पहला छोड़ा जाता है लोक लेखा प्राप्तियां, यानी कि जो लोक लेखा प्राप्तियां हैं सरकार की, वे संचित निधि में जमा नहीं की जाती। इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे। अब लोक लेखा प्राप्तियों में अलग अलग करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। संचित निधि में इनमें से क्या जमा नहीं किया जाता, कौन सी आय? तो लोक लेखा निधि में चाहे प्रोविडेंट फंड्स हों, है ना, चाहे सरकार की बचत योजनाएं हों, सरकार की जो बचत योजनाएं जिनमें जनता ने अपना पैसा सरकार के पास रखा हुआ है, वे सब इसी में आ जाएंगी ना। क्यों, याद है ना, कल ही तो बताया। जो लोक लेखा प्राप्तियां क्या हैं? जनता का वह धन जो किसी न किसी योजना के माध्यम से सरकार के पास रखा हुआ है, जिसे सरकार बाद में वापस करेगी।
तो लोक लेखा प्राप्तियां संचित निधि में जमा नहीं की जाती, ध्यान समझना। और क्या नहीं किया जाता इसमें? विनिवेश से प्राप्त आय। सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी भी सरकारी संपत्ति को बेच करके सरकार को जो धन प्राप्त हुआ है, उसे सरकार संचित निधि में जमा अभी वर्तमान में नहीं करती, ठीक है ना। तो इसके अलावा सरकार का जितना भी इनकम है, जैसे राजस्व आय जितनी भी थी, जैसे पूंजी खाते में जो ऋणों से होने वाली आय है, तो ऋणों से होने वाली आय और राजस्व आय संचित निधि में जमा की जाती है। ध्यान से समझना, मतलब पूंजी खाते में केवल एक आय ऐसी है जो संचित निधि में जाती है, वो है ऋणों से होने वाली आय, ठीक है ना। इसके अलावा पूंजी खाते की जो दोनों आय के स्रोत हैं, लोक लेखा प्राप्तियां और विनिवेश से होने वाली आय, इन्हें संचित निधि में जमा नहीं किया जाता। और इस संचित निधि में जो धन जमा करती है सरकार, इसको वापस प्राप्त करने का क्या, अभी तो ये जनता का धन है ना पूरा। सरकार को जब खर्च करना होता है तो सरकार बजट प्रस्तुत करती है, और उस बजट में सरकार अनुमति मांगती है कि हम कहां कितना खर्च कर सकते हैं। उस पर फिर बहस होती है, बजट पारित होता है और उसी में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। अब अभी आगे हम बताएंगे बजट पारित होने के 5 चरण। तो बजट पारित होने के 5 चरणों में जो आपका चौथा चरण है वो विनियोग विधेयक का है। इस विनियोग विधेयक को प्रस्तुत करती है सरकार लोकसभा में, और जब वो विनियोग विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है, उसी के बाद सरकार संचित निधि में से पैसे निकाल सकती है। सीधा सा मतलब यह है कि संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। इस बात को ध्यान में रखेंगे, समझ गए। जब तक संसद अनुमति नहीं देगी, सरकार एक नया रुपया इसमें से निकाल नहीं सकती। और संचित निधि में से जो पैसे निकाल के खर्च किए गए हैं, उसकी जांच सीएजी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में यह व्यवस्था की गई है संविधान के कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकार द्वारा संचित निधि में से किए गए व्यय की नीतिगत जांच करेगा। एक जांच होती है आर्थिक आधार पर, मितव्ययता के आधार पर, और एक जांच होती है नीतिगत आधार पर। नीतिगत आधार पर सीएजी ये पूछ सकता है कि जो पैसा जिस कार्य के लिए लिया गया था उसी पर खर्च किया गया है कि नहीं, और जिसको खर्च करने का अधिकार था उसी ने खर्च किया है या नहीं। इसको बोलते हैं नीतिगत जांच। यह कार्य कौन करता है? सीएजी। इसीलिए सीएजी को भारत की संचित निधि का रखवाला भी कहा जाता है। समझ गए। दूसरा है आकस्मिक निधि। अब आपने देखा कि संचित निधि में से पैसे निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। जटिल इसलिए क्योंकि संसद के अधिवेशन हमेशा नहीं होते। संसद के एक वर्ष में कुल कितने अधिवेशन या सत्र होते हैं? 4 सत्र होते हैं। चौथा सत्र बजट सत्र अभी चल रहा है कि नहीं? तो 3 कहां हुए? शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसून सत्र, और चौथा बजट सत्र। भाई बजट हर साल आता है तो हर साल ही तो होते हैं ये। तो 4 सत्र ये जो है होते हैं, लेकिन 12 महीने नहीं होते। जैसे बजट सत्र भी पूरा हो जाएगा, फिर सीधे ग्रीष्मकालीन सत्र होगा, बीच में ब्रेक हो जाएगा। उस बीच अगर सरकार को कोई इमरजेंसी पड़ जाए, पैसे निकालने की जरूरत पड़े, तो फिर संसद के सत्र बुलाने का भी समय नहीं होता। तो ऐसे अति आवश्यक और आकस्मिक व्यय जिनकी पूर्ति के लिए सरकार को तत्काल धन की आवश्यकता होती है और इतना भी समय नहीं होता कि संचित निधि से निकालने के लिए संसद की अनुमति ली जाए, ऐसे आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति के निगरानी में, राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति की निगरानी में एक फंड बनाया गया है जिसे हम आकस्मिक निधि कहते हैं। और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 267 के तहत की गई है। इसमें से पैसे निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है और राष्ट्रपति ने यह अधिकार वित्त सचिव को दे रखा है। ठीक है ना, वित्त सचिव को यह अधिकार दे रखा है। समय समय पर संसद की अनुमति लेकर के इस आकस्मिक निधि के फंड की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो न्यूनतम फंड इस समय 500 करोड़ रुपए है।
अब जैसे मान लो कोई आफत आ गई देश पर, कोई तात्कालिक आपदा आ गई, तो सरकार को तुरंत पैसे चाहिए, तो तुरंत पैसे के लिए राष्ट्रपति या वित्त सचिव की अनुमति से पैसे निकाल लिए इसमें से, ठीक है ना। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री की सलाह, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं, तो पैसे निकाल के सरकार ने खर्च कर लिए। लेकिन अगले 1-2 दिन में या समय निकाल करके संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और संचित निधि में से पैसे निकाल करके पहले इस आकस्मिक निधि को पूरा किया जाएगा, क्योंकि फिर बाद में कभी अगर इस प्रकार की तात्कालिक आवश्यकता पड़ी तो पैसे पर्याप्त होने चाहिए ना उसमें। जैसे हम और आप अपना एक इमरजेंसी फंड बनाते हैं ना, वैसे ही सरकार का भी ये एक इमरजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि। समझ में आ गया। इसके अलावा ये जो लोक लेखा निधि है, लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 में आती है और इस लोक लेखा निधि में सरकार क्या रखती है, लोक लेखा प्राप्तियां, यानी कि सरकार की जो लोक लेखा प्राप्तियां हैं, जैसे जनता का धन जो किसी न किसी योजना के माध्यम से, पीएफ के माध्यम से, और विनिवेश से प्राप्त धन भी पहले इसी में रखा जाता था 2007 से पहले। ये प्रश्न भी पीसीएस में पूछा गया। लेकिन वर्तमान में विनिवेश से प्राप्त धन को रखने के लिए अलग से एक फंड बनाया गया है, लेकिन यहां हमने उसका नाम नहीं दिया क्योंकि वह संवैधानिक कोष नहीं है, वो वैधानिक कोष है, क्योंकि उसके लिए जो फंड बनाया गया था वो संसद की अनुमति से बनाया गया था, संविधान में कहीं उसका वर्णन नहीं था। संवैधानिक संस्थाएं और वैधानिक संस्थाएं दोनों में अंतर होता है। संवैधानिक संस्थाएं वे हैं जो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार काम करती हैं और बनाई जाती हैं, लेकिन वैधानिक संस्थाएं वे हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, संसद ने एक कानून बना करके उनकी स्थापना की है। जैसे नीति आयोग वैधानिक संस्था है, नीति आयोग वैधानिक संस्था है, लेकिन वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसकी व्याख्या की गई है, उसी के हिसाब से बनाया जाता है और काम करता है। लेकिन नीति आयोग, योजना आयोग, इन सब के बारे में संविधान में कोई विवरण नहीं था, ये संसदीय कानून द्वारा स्थापित किए गए। समझ गए। ऐसे ही जो विनिवेश फंड है जिसमें विनिवेश से प्राप्त आय रखी जाती है, वो फंड जो है एक वैधानिक कानून के द्वारा बनाया गया है, इसलिए वो संवैधानिक कोष के अंतर्गत नहीं आता। संवैधानिक कोष में ये 3 ही आते हैं। तो लोक लेखा निधि एक ऐसा बजटीय फंड है, कोष है, जिसमें सरकार अपनी लोक लेखा प्राप्तियों को रखती है, लेकिन विनिवेश से प्राप्त फंड वर्तमान में इसमें नहीं रखा जाता। उसके लिए क्या इंतजाम किया गया है ये भी जान लेते हैं, फिर इसको हम नोट करा देंगे। वर्ष 2005 में एक संसदीय अधिनियम के द्वारा विनिवेश फंड का गठन किया गया, विनिवेश फंड या विनिवेश कोष का गठन किया गया, और यह 2007 से काम करना इसने शुरू किया। तो 2007 से सरकार की जो भी विनिवेश से होने वाली आय है, विनिवेश सभी लोग जानते हैं, विनिवेश से होने वाली जो भी आय है वो इस फंड में रखी जाती है, और इस फंड का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा किया जाता है। और इसके तहत यह नियम बनाया गया है कि इस विनिवेश से प्राप्त आय का, कल हम बता चुके हैं, 75% भाग सामाजिक कार्यों में और 25% भाग घाटे में चलने वाली सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक कंपनियों में किया जाएगा। तो वर्तमान में विनिवेश फंड, एक प्रश्न जो पूछा गया है कि विनिवेश फंड के गठन से पहले विनिवेश से होने वाली आय का संचय किस फंड में किया जाता था? उत्तर होगा क्या? लोक लेखा निधि। ठीक है, लोक लेखा निधि में इसका वर्णन किया जाता था। तो ये जो निधियां हैं इनमें, हाँ एक चीज यहां पर हम और बता दें कि जो हमने अभी पीछे बात की है, अरे सर का कहां से आ गया भाई, अच्छा डिलीट कर दिया था। जो हमने अभी बात की थी कि संचित निधि से पैसे निकालने के लिए, तो संचित निधि से पैसे निकालने के लिए किसकी अनुमति चाहिए थी? संसद की अनुमति चाहिए। और उसके लिए क्या करना होता था? संसद की अनुमति के लिए विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में इसका वर्णन किया गया है। तो उसी के हिसाब से विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती सरकार, और अगर ये विनियोग विधेयक संसद ने अप्रूव कर दिया, पास कर दिया, तो सरकार को संचित निधि से पैसे निकालने की अनुमति मिल जाती। लेकिन और दूसरा हमने बताया आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति है या नहीं? नहीं है। इसके धन निकालने के लिए केवल राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, अगर केंद्र स्तर पर है तो। ठीक है,
राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो इससे पैसे निकाले जा सकते हैं। तीसरा जो है लोक लेखा निधि, इस पर बात नहीं की कि इसमें से अगर पैसे निकालने हो तो किसकी अनुमति चाहिए। अगर लोक लेखा निधि से पैसे निकालने हो, जो लोक लेखा प्राप्तियां हैं इसमें जमा हैं, अगर इसमें से पैसे निकालने हो, जनता का पैसा लौटाएगी ना सरकार, तो किससे अनुमति चाहिए? नहीं, किसी से नहीं। लोक लेखा निधि से धन निकालने के लिए सरकार को न संसद की अनुमति चाहिए न राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, क्योंकि यहां पर सरकार एक संरक्षक की भूमिका में, एक कस्टोडियन की भूमिका में जनता के धन की रक्षा करती है। इसमें से पैसे निकालने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए सरकार पर निगरानी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जनता का धन है, जनता को ही लौटाना है, तो सरकार कहीं और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। समझ गए ना? इसलिए इस धन में से पैसे निकालने के लिए कोई भी संसदीय प्रक्रिया का पालन सरकार को नहीं करना पड़ता। लेकिन विनिवेश फंड में से पैसे निकालने के लिए जो विनिवेश फंड के प्रबंधन की जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसमें LIC है, ठीक है, जिसमें SBI है, जिसमें PNB है, आदि महत्वपूर्ण कंपनियां इसके प्रबंधन को संभालती हैं। ठीक है, तो ये हमारे संवैधानिक और वैधानिक फंड थे जिनमें सरकार अपने धन का प्रबंधन या धन का एकत्रीकरण करती है। इसको नोट कर लीजिए।